गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम जो विजन आईएएस की गवर्नमेंट स्कीम्स की जो हमारी पीपीटी आई हुई थी उसको ही हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है और उसके बाद में जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स अभी जो चर्चा में रही थी, पूरी 1 साल की गवर्नमेंट स्कीम्स को हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसकी कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो अभी न्यूज़ में रहीं, जिसमें पहली स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हम स्कीम्स पढ़ते हैं तो 2-3 बातें हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि वो जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अच्छा जी, सेकंड हम याद रखते हैं कि जो स्कीम है वो सेंट्रली सेक्टर्ड है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये चीज़ याद रखनी पड़ती है। तीसरा हम याद रख सकते हैं कि उस स्कीम का क्या पर्पस है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर इतना पता हो तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, तो क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रली सेंटर्ड है, तो ये जो स्कीम है ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तेलंगाना स्टेट जो है उसको बेनिफिट मिला है। जो इस स्कीम के अंडर एजुकेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे, उन प्रोजेक्ट्स से तेलंगाना स्टेट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। हमने देखा ही कि ये स्कीम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। किस पर्पस के लिए हम लेकर आए हैं इस स्कीम को, तो इस स्कीम में हम क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं जिससे कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को उसका बेनिफिट मिले। जैसे कि हो सकता है कि हम कहीं पर क्या स्कूल बना दें, हो सकता है कि हम कहीं पर हॉस्पिटल बना दें, कहीं पर कोई ब्रिज बना दें, राइट। तो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी जो कम्युनिटी वहाँ रह रही है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, किस किस को बेनिफिट मिल सकता है, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। टाइम पीरियड इसका है 2021 से 2026 तक का। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो डेवलपमेंट डेफिसिट है, जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशंस हैं, ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी रहती है और वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम यही जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वही फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कवरेज की बात अगर हम करें कि क्या क्या कवर करा है, कितने एरिया को ये कवर करता है, तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो 25% से ज़्यादा है, तो वो सारे एरिया यहाँ पर कवर्ड होंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मिलेगी कम्युनिटी एसेट्स के लिए। ठीक है, ओके। लैंड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगी। जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनको मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ेगा। अब बात की जाए कि प्रायोरिटी सेक्टर्स होते कौन से हैं जहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, तो हेल्थ के एरिया में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट को लेकर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, वीमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो कर सकते हैं, इमर्जिंग सेक्टर जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के जैसे स्पोर्ट्स है, सैनिटेशन है, सोलर एनर्जी है, इस एरिया में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा तो हम वो भी बना सकते हैं। आर्ट, क्राफ्ट, स्किल, हेरिटेज जो है वो भी हम बना सकते हैं और एजुकेशन की फील्ड में भी काम कर सकते हैं। तेलंगाना को कहाँ से फ़ायदा हुआ है, एजुकेशन से फ़ायदा हुआ है। वीमेन एम्पावरमेंट भी हम करेंगे। जो 40% जो फंड है वो ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे एसेट्स बनाने में जाएंगे जो कि वीमेन और गर्ल्स के लिए होंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। ठीक है, संवर्धन स्कीम कौन सी ये स्कीम है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, जिसको हम पीएम विकास स्कीम भी बोल रहे हैं। अब ये स्कीम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये स्कीम है सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम। ठीक है, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। अच्छा जी, किस पर्पस के लिए हम लेकर आए हैं, जिससे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, जैसे कि आर्टिशन कम्युनिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी लाइवलीहुड को हम इम्प्रूव करेंगे। स्पेशल फोकस होगा आर्टिशन की फैमिलीज़ पर, वीमन पर, यूथ पर और डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस पर। 2025 से 26 तक का इसका टेन्योर है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी और आर्टिशन कम्युनिटीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम काम करेंगे। अच्छा, माइनॉरिटीज़ कौन कौन है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत बार आ रही है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ में कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अच्छा, माइनॉरिटीज़ में कौन कौन है, चलो देखते हैं।
तो माइनॉरिटीज़ में आते हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख, जैन एंड पारसी। तो ये कुछ लोग जो हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि माइनॉरिटीज़ में आती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम्स और इंक्लूड की गई हैं, तो सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल, ये सारी स्कीम्स को क्या करा है, मिलाकर ये जो एक सिंगल स्कीम हम लेकर आए हैं। यहाँ पर हम स्किल और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे जो आर्टिशंस हैं उनके लिए। लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है वो उन लोगों के अंडर हम क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे, राइट। एजुकेशन ब्रिज प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें जो नई मंजिल के अंडर है, जिसमें हम स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनको फिर से स्कूल में पढ़ने की इजाज़त देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के पास में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की कौन सी स्कीम है जो न्यूज़ में है, इसकी स्कीम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये न्यूज़ में है। अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी होना ये था कि ये जो है स्कीम ख़त्म हो जा रही थी, लेकिन 2026 तक अभी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा हमारे कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 74 एंड 73rd अमेंडमेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना, पूरी डिटेल पढ़ के जाना, ठीक है। जो भी स्टैटिक बुक आप पढ़ रहे हो वहाँ पर अवेलेबल है ये, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट हेडिंग मिल जाएगी, 74 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटी में मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसमें भी ये दे रखा है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाएंगे। तो इसी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी बात की गई है, तो उनकी गवर्नेंस की कैपेसिटी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए ये स्कीम हम लेकर आए हैं। सारी स्टेट, सारी यूटीज़ इसमें इंक्लूड होंगे, जिसमें क्या है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट है, इवन जहां पर पंचायत नहीं भी है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। प्रायोरिटी दी जाएगी ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। इसमें 9 थीम्स पे बात होगी। कौन कौन सी थीम्स हैं कि हम क्या करेंगे, पावर्टी फ्री और इन्हांस्ड लाइवलीहुड देंगे विलेजेस में, विलेजेस को हेल्दी बनाएंगे, चाइल्ड फ्रेंडली बनाएंगे, वाटर सफिशिएंट बनाएंगे, क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेंगे विलेजेस में, सोशली सिक्योर करेंगे विलेजेस को, गुड गवर्नेंस करेंगे विलेजेस में, और इन जेंडर डेवलपमेंट करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे कि जो हमारी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए डेवलपमेंट इस जो आपका विलेज है उसमें करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। अब ये जो हमारी मिनिस्ट्री है इसकी कौन कौन सी स्कीम्स अब चर्चा में है जानते हैं। तो बहुत ही फेमस स्कीम है इसकी सागर माला। तो सागर माला अभी भी चर्चा में है, हमेशा चर्चा में रहती है, अभी भी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, तो सागरमाला प्रोग्राम के अंडर एक स्कीम को लॉन्च किया गया है, नाम है सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम, ठीक है। अब ये स्कीम हम लेकर आए हैं तो फालतू में तो लाए नहीं होंगे कि भाई फालतू में दिमाग चला ले, नहीं, हम फालतू में तो कभी दिमाग चलाते नहीं, राइट। तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। हाँ, इसका कुछ पर्पस है। पर्पस ये है कि जो हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसमें क्या होता है कि हमारा लॉजिस्टिक्स लगता है, वही ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है ना, तो उस कॉस्ट को हम कम करना चाहते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड जो है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमल रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मिनिमल रहे और हमारा डोमेस्टिक ट्रेड होता रहे। इस पर्पस के लिए सागरमाला जो स्कीम है वो लेकर आए हैं। कहाँ से फंडिंग होगी, तो फंडिंग होगी स्पेशल पर्पस व्हीकल से और बजट से ही सपोर्ट मिलेगा। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो हम जो प्राइवेट पर्सन जो है वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप रहती है उस मोड में भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी भी बनाई गई है जिसको जो शिपिंग के मिनिस्टर हैं वो चेयर करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम बहुत 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 तेज़ करना चाहते हैं। कैसे करेंगे कि इंडिया की जो 7,500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है उसकी जो हमारे पोटेंशियल है, क्यों ना हम उसका यूज़ करें, हम उसका यूज़ करेंगे, राइट। और जो हमारे पास में 14,000 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज है उसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं हम उसका यूज़ करेंगे और इससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ऐसा जो मुद्दा है, ऐसा मोटो लेकर हम चल रहे हैं सागरमाला प्रोग्राम के अंडर, ठीक है।
अब पोर्ट लेड डेवलपमेंट हम इसमें करेंगे, ठीक है, पोर्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट करेंगे, पोर्ट को मॉडर्नाइज कराएंगे, नए नए पोर्ट्स भी बनाएंगे, पोर्ट कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कराएंगे, जो कोस्टल कम्युनिटी है उनका भी डेवलपमेंट होगा, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी इसमें हम और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भी बनाई गई है जिसमें कि हम क्या कर सकें, इस प्रोग्राम को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। मॉडर्न गवर्नेंस ऑफ मेजर पोर्ट जो है उसकी हम अच्छे से, जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं 13 आई थिंक, राइट, तो कितने मेजर पोर्ट्स हैं आप कंफर्म करके बताएंगे, और उन पोर्ट्स की लोकेशन भी आपको याद रखनी है। तो जो पोर्ट्स हैं ना उनको हम अच्छे से गवर्न कर सकें, अच्छे से ऑटोनॉमी रहे डिसीजन मेकिंग में, लैंडलॉर्ड मॉडल जो है उसका यूज़ हम करेंगे, वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाएंगे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की कुछ स्कीम्स जो कि चर्चा में रही, जिसमें पहली स्कीम हमारी है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। अब ये क्या हुआ है, इस स्कीम के अंडर 38 डिस्कॉम्स जो है वो क्वालिफाई हो गए हैं, बट क्वालिफाई तो हो गए, बट ये स्कीम क्या है पहले तो यही समझना ज़रूरी है। तो ये स्कीम जो हम लेकर आए हैं इसका पर्पस ये है कि जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है डिस्कॉम की, हम देखते हैं ना जो डिस्कॉम होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो जो कंपनीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही होती हैं, ठीक है। तो अब उन्हें लॉस क्यों हो रहा है, वो लॉस में क्यों जा रही हैं, उनको बेनिफिट भी तो हो सकता है, बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा है, उनको प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, ये सब देखा गया। और कुछ हम सिस्टम लेकर आए हैं, कुछ स्कीम लेकर आए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन डिस्कॉम्स को फाइनेंशियली सस्टेन बना रहे हैं कि भैया आप क्या होगा, आप लॉस में नहीं जाएंगे, आपको प्रॉफिट होगा और काम भी आपका अच्छा चलेगा, ठीक है। बेनिफिशियरी क्या है, जो जितने भी स्टेट ओन डिस्कॉम्स हैं वो सब इसमें बेनिफिशियरी हैं, उनको प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। 5 साल तक का इसका टेन्योर है और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है REC लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे डिस्कॉम्स के लिए कि वो अपना मॉडर्नाइजेशन कर सकें और जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा कर पाएँ, ठीक है। रिजल्ट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा कि भैया आपको क्या करना है, फाइनेंशियल मदद तो हम करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, पहले आप कुछ काम करके दिखाओ, अगर आप उतना काम करके लाए तब ही हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी भी इसमें हम सबको प्रोवाइड करेंगे। 2 कंपोनेंट है इसके, पार्ट ए है एंड पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या है, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग हम करेंगे, दूसरे में अपग्रेडेशन कर देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, पार्ट बी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे लोगों के लिए जो डिस्कॉम से कनेक्टेड हैं। ग्रांट फॉर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, अब स्मार्ट मीटरिंग अगर हमें करना है, स्मार्ट मीटर लगाने तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, अभी फ्री में थोड़ा ना मीटर्स लगा देंगे जाकर, तो वो पैसा भी यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। कंज्यूमर को भी एम्पावर किया जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जो स्मार्ट मीटरिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोलराइजेशन हो जाएगा एग्रीकल्चरल फीडर्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है स्कीम फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट। ये जो स्कीम है इसको प्रपोज किया है 2 मिनिस्ट्रीज़ ने ज्वाइंटली। नाम क्या है मिनिस्ट्रीज़ का, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एम ये है कि 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन को हम इस्टेब्लिश करेंगे पावर सेक्टर के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट के लिए। 2026-27 तक हम क्या करेंगे, 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाएंगे। प्राइवेट कंपनीज़ को इनवाइट किया गया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेक रहेगा वो 26% का इसमें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो स्कीम इसकी कौन कौन सी न्यूज़ में है, इसकी स्कीम है भारतमाला परियोजना प्रोग्राम। पहली स्कीम कौन सी है, भारतमाला परियोजना प्रोग्राम। अच्छा जी, अब ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है तो क्यों चर्चा में है, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो भारतमाला परियोजना प्रोग्राम है वो 6 साल बाद तक चलता रहेगा। 6 साल तक का उसको समय लगेगा, जो भी टाइम उसको लगना था पूरा होने में अब उसमें 6 साल की देरी रहेगी। पर्पस क्या है कि जो फ्रेट और जो पैसेंजर मूवमेंट है हमारे कंट्री में वो और ज़्यादा इफिशिएंट हो जाए। अब जब हम देखते हैं ना कि अब मान लो कहीं से टमाटर जाने, टमाटर एक खेत में उगे, ठीक है, टमाटर हो गए, हार्वेस्ट हमने करे टमाटर, अब हम वो भेजना चाह रहे हैं, सपोज करो यूपी से भेजना चाह रहे हैं हम हिमाचल में, ठीक है। अब हिमाचल में भेजना चाह रहे हैं तो यूपी से
पहुँचते पहुँचते 2-3 दिन उसको लग गए। सपोज करो कहीं पर ट्रैफिक मिला, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, 2-3 दिन लगे हिमाचल में। अब वो पहुँचते पहुँचते पता चली यहाँ से तो लाल लाल बहुत अच्छे से टमाटर गए थे, खेत से हमने जो भेजे थे, बट वो जब वहाँ पर गए मार्केट में पहुँचे हिमाचल की, तो वहाँ पर तो टमाटर के नाम पे बस सड़ी हुई चटनी निकल रही टमाटर की। टमाटर तो इतने सड़ चुके हैं कि वो चटनी बन चुकी है उसकी, राइट। तो उसको कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। खेत वाले जो पर्सन थे उनके लॉस हो जाएगा। अब जब पर्सन जो देखेगा, जो खरीदने वाला था, वो कहेगा भाई आपने क्या भेजा है, हमने टमाटर मांगे थे, आपने तो सड़े हुए चटनी भेज दी है, राइट। तो कोई खरीदेगा नहीं। तो क्या हुआ, इतने टाइम तक जो उसको टमाटर लगाए, उसकी हार्वेस्टिंग की, इतनी मेहनत की, वो सब खराब हो जाएगी। ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो। जो भी सामान है वो ढंग से पहुंच जाए, सेफली पहुंच जाए, अच्छी क्वालिटी में पहुंच जाए। लोग जा रहे हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी सेफली पहुंच जाए, उनको ज़्यादा देर ना लगे पहुंचने में, बहुत ही इफिशिएंटली वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें। इसके लिए हम लेकर आए हैं भारतमाला परियोजना। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, NHIDCL है, स्टेट की जो हमारी PWDs हैं, स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये सब मिलकर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम PPP मॉडल जो है उसको प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मॉनिटरिंग ऐसे होगी, हर 6 महीने में इसको रिव्यू भी किया जाएगा कि भाई जो काम चल रहा है वो ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, होलिस्टिक हाईवे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अम्ब्रेला प्रोग्राम है हाईवे सेक्टर का, इसके अंडर कई सब स्कीम्स भी लाई गई हैं। फोकस क्या है कि हम इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ा सके, जो भी हमारी ऑलरेडी बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है उसको ब्रिज करेंगे और नेशनल और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को इकट्ठा कर देंगे। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स कौन कौन से? इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर, फीडर रोड्स टू नेशनल एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। नेशनल कॉरिडोर्स इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करेंगे, फिर बॉर्डर की जो रोड्स हैं उनको भी कनेक्ट करेंगे, कोस्टल पोर्ट्स को भी कनेक्ट करेंगे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस भी बनाएंगे। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 5 साल है, लेकिन अब वो 6 साल तक डिले हमने देखने को मिला है। फंड कहाँ से मिलेगा? तो फंड मिलेगा सेस से, जो पेट्रोल एंड डीजल से कलेक्ट होगी। जो टोल से अमाउंट कलेक्ट होगा वो भी इसमें जो है फंड रहेगा। बजट से सपोर्ट मिलेगा। एक्सपेक्टेड मोनेटाइजेशन जो है नेशनल हाईवेज का वहाँ से मिलेगा और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी कौन सी स्कीम है जो कि चर्चा में है? तो इसकी स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अभी हुआ क्या है कि एक कैंपेन चली थी, संगठन से समृद्धि, लिविंग नो रूरल वीमन बिहाइंड। इसको लॉन्च किया गया जिससे कि 10 करोड़ रूरल वुमेन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आए, ठीक है, और इसीलिए ये चर्चा में आ गई। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पर्पस ये है कि हम गरीबी हटाएंगे, जो हमारे गांव की गरीब हाउस होल्ड से उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इंक्लूड करेंगे। बेनिफिशियरी कौन कौन से लोग हैं? तो जो पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर जो है वो आइडेंटिफाई जो करेंगे वही लोग बेनिफिशियरी होंगे। स्पेशल पर्पस व्हीकल से इम्प्लीमेंट ये किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है पुअर को प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो गरीबी से बाहर आ सके, उनको फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, उनको एंटाइटलमेंट्स देंगे, उनको पब्लिक सर्विसेज में एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और उनकी लाइवलीहुड को और स्ट्रेंथन करेंगे। फीचर्स की बात करें, सोशल मोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत है। इसमें जो रूरल पुअर हाउस होल्ड उसमें से एक मेंबर जो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम इंक्लूड करना चाहते हैं, जिसमें भी प्रेफर हम करेंगे ज़्यादातर वीमेन को। फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, उन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे, कम्युनिटी फंड्स जो हैं उनको यूज़ करेंगे, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ठीक है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी इसमें हम लेकर आए हैं, जिससे कि जो हमारी एग्रीकल्चर में जो लोग जो वीमेन इन्वॉल्व हैं उनकी जो स्ट्रेंथन कर सकें, उनका एम्पावरमेंट हम कर सकें। फिर है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसका एम है कि हम डिजिटल फाइनेंस के इनिशिएटिव्स को स्केल अप करेंगे, लाइवलीहुड को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। फंडिंग इसमें वर्ल्ड बैंक से मिलती है। सक्षम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए ये सक्षम सेंटर्स बनाए गए हैं। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की बात करें तो यहाँ पर हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प से। नेक्स्ट है हमारी जो MG नरेगा है,
तो ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 में ये आया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो अभी ये चर्चा में क्यों रहा है, तो जितने भी वर्कर्स हैं उसके 57.8% वर्कर्स हैं जिन्होंने इस स्कीम को 2022 से 23 में यूज़ किया, वो वीमन हैं। ठीक है, ये 2012 से 13 से लेकर अब तक का अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट लेवल है पार्टिसिपेशन का वीमन का। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें हम सप्लीमेंट्री लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज़ में ऐसे लोगों के लिए जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कर सकते हैं, और ये उनका हक हमने प्रोवाइड किया है। जितने भी हाउस होल्ड मेम्बर्स हैं जिनकी एज 18 साल से है, वो गाँव में रह रहे हैं, वो यहाँ पर बेनिफिशियरी बन सकते हैं। इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो सोशल ऑडिट किया जाता है ग्राम सभा से, और उसके बाद में इम्प्लीमेंट इसको कर दिया जाता है। 100 दिन का यहाँ पर काम मिलता है गारंटीड। ठीक है, हर हाउस होल्ड में जो है उनको ये काम मिलेगा। जिसके एडल्ट मेंबर्स चाहते हैं कि अनस्किल्ड काम हम कर सकते हैं मैनुअल वर्क, तो वो करें, और 100 दिन तक का उनको गारंटी से काम मिलेगा। कंपोनेंट्स क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्वालिटी एसेट्स मिलेंगे, सोशल इंक्लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी हम यहाँ पर इफेक्टिव बना रहे हैं। डिमांड ड्राइवन पीपल सेंटर्ड ये स्कीम है। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है 100 दिनों तक। ठीक है, 100 दिनों तक मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर 15 दिनों के अंदर आपने डिमांड की कि हमें काम चाहिए है, ठीक है, आपने अप्लाई किया, बट 15 दिन हो गए, आपको अभी काम नहीं मिला, तो आपको अलाउंस मिलेगा। ठीक है, एडिशनल 50 दिन का भी काम दिया जा सकता है अगर ड्रॉट है, नेचुरल कैलेमिटी आ गई है तो। एक्सीडेंट कंपनसेशन भी मिलता है। ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है एट वर्क साइट पे, तो क्या होगा, आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी मिलते हैं अगर परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी पर्सन की यहाँ पर डेथ हो जाती है उस वर्क साइट पर एक्सीडेंट की वजह से, तो वीमन एम्पावरमेंट किया जाएगा। जो बेनिफिशरीज हैं उसकी 1/3 वीमन होनी चाहिए। नॉन नेगोशिएबल प्रोविजंस हैं, वेस्ट टू मटेरियल रेशियो जो है 60-40 रहेगा हमेशा। वर्क एग्जीक्यूशन ओनली होगा मैनुअल लेबर से, उनको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर मशीनरी पर नहीं लगाया जाएगा। इक्वल वेजेस दी जाएंगी, जिस तरीके का काम किया है उसी हिसाब से वेजेस दी जाएंगी। एंटायर कंट्री में ये कवर्ड है, बस उन डिस्ट्रिक्ट्स में कवर नहीं है जहाँ पर 100% अर्बन पॉपुलेशन रहती है। फंडिंग की बात करें तो 100% जो है सेंटर का शेयर रहेगा अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट के लिए, और 75% रहेगा मटेरियल कॉस्ट ऑफ वर्क के लिए। वेज पेमेंट की बात करें तो ये जो वेज सीकर हैं उनके अकाउंट में पैसा जाता है। ठीक है, और 15 दिन के अंदर चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। नेक्स्ट हमारी जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी कौन सी स्कीम है जो चर्चा में है, इसकी स्कीम है संकल्प। संकल्प इज़ व्हाट, संकल्प इज़ स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। यहाँ पर इसका एम है कि हम शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हम क्या कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बेटर मार्केट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मार्जिनलाइज सेक्शंस जो हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं सोसाइटी में। लोन की मदद हमें मिली है वर्ल्ड बैंक से। 3 की रिजल्ट एरियाज़ हैं, क्या क्या, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करेंगे सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, इंक्लूजन करेंगे मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसने नई स्कीम को लॉन्च किया है, नाम है नमस्ते। ठीक है, तो ये नमस्ते जो हम करते हैं वो वाले नमस्ते नहीं है, इट इज़ नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। याद रखना है कि ये जो नमस्ते है ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। इसका पर्पस है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ठीक है, इसकी वजह से कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, उसको हमें ख़त्म करना है। सेफ्टी और डिग्निटी मेंटेन रखनी है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो आपके सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, उनकी भी लाइफ जो है वो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसको हम सेफ बनाना चाहते हैं और उनको भी डिग्निटी के साथ में जीने का हक है, इसको हम इंश्योर करना चाहते हैं। कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। टेन्योर है 2022 से 2026 तक का। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स तो ये है कि सैनिटेशन वर्क की वजह से कोई भी डेथ ना हो। जितना भी सैनिटेशन वर्क है वो स्किल्ड वर्कर्स करेंगे। कोई भी सैनिटेशन वर्कर जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट
एक्ट में नहीं आएगा ह्यूमन फीकल मैटर के साथ में। सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कलेक्ट किए जाएंगे, उनको ग्रुप कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में जितने भी सीवर और सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स प्रोवाइड की जाएंगी। स्ट्रेंथन किया जाएगा सुपरवाइजरी और मॉनिटरी सिस्टम्स को नेशनल, स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज़ में। अवेयरनेस को बढ़ाया जाएगा। सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो कन्वर्जेंस किया गया बहुत सारे प्रोग्राम्स का, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के कई सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा हमने करके एक ही प्रोग्राम के अंडर ले आए हैं। नाम है नमस्ते। एलिजिबल सिटीज़ कौन कौन सी, तो वो सारी सिटी और टाउन जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है वो इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, 10 सिटीज़ हिल स्टेट से भी इसमें एलिजिबल हैं। कन्वर्जेंस किया है हमारे सिटीज़ के साथ में 500 सिटीज़ जो हैं वो इस फेज़ में ली जाएंगी। आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स का कि भाई कौन कौन लोग हैं जो कि इस काम में इंक्लूडेड हैं, उनको आइडेंटिफाई भी किया जाएगा। नॉन सीवर्ड एरियाज़ कौन से हैं, तो अब ऐसे एरिया जो कि सेप्टिक टैंक से सर्विस्ड हैं तो एक सेप्टेज मैनेजमेंट सिस्टम भी वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। लोकल अथॉरिटी जो है वो स्टैंडर्डाइज करेगी कि सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन कैसा होगा। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है रेस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी जिसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी बनाएगी। और है प्राइवेट सैनिटेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि मैकेनाइज्ड क्लीनिंग करेगी, मैनुअल क्लीनिंग भी करेगी। नेक्स्ट है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज़, जिसको हम श्रेष्ठा भी बोलते हैं। तो इसका जो श्रेष्ठा है इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि मैरिटोरियस जो आपके शेड्यूल्ड कास्ट के बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनको क्या हो कि बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स में सीट्स मिल सकें। ठीक है, कि बहुत होशियार बच्चे हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, तो अब उनको भी सीट प्रोवाइड की जाएगी बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स में। बेनिफिशरीज कौन होंगे, तो वो बच्चे जो एससी कास्ट के हैं और 8th से 10th क्लास तक के हैं, 8th क्लास में है या फिर 10th क्लास में है, ठीक है, जो कि 9th से 12th तक की वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। एलिजिबिलिटी के लिए पेरेंटल एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेन्योर क्या है 2022 से 2026 तक का। ऑब्जेक्टिव ये है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हम एससी स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करें जिससे कि उनका डेवलपमेंट भी हो सके। बेनिफिट्स में क्या है, लगभग 3000 सीट्स जो हैं वो क्लास 9th और 11th के लिए हर साल प्रोवाइड की जाएंगी। जो स्कूल फीस और रेजिडेंशियल चार्जेस हैं वो मिनिस्ट्री वॉन करेगी। रेफरेंस किसको दी जाएगी, तो पेरेंटल इनकम जिसकी 1 लाख से कम है उनको दी जाएगी, या फिर फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको दी जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन 2 मोड में होगा, एक तो बेस्ट सीबीएसई प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल, दूसरा एनजीओ ऑपरेटेड स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है स्माइल स्कीम। स्माइल इज व्हाट, स्माइल इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अभी ये क्या हुआ है, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्माइल 75 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है अंडर द स्माइल। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि बेगरी और डेस्टिट्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको ये एड्रेस करती है। इम्प्लीमेंट इसको नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो कि इस मिनिस्ट्री ने क्रिएट किए हैं वो ही इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। टेन्योर है 2021 से 2025 तक का। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसका वेलफेयर हो सके, उसको हम रिहेबिलिटेट कर पाएँ, या फिर जो लोग बैगिंग के एक्ट में इन्वॉल्व हैं तो उनको हम बैगिंग फ्री बना सकें, उनको कोई लाइवलीहुड दें जिससे कि वो जो बैगिंग कर रहे हैं वो ना करें। सैलिएंट फीचर्स क्या है कि बेनिफिट इसमें मिलेगा कि रिहेबिलिटेशन होगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनके एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी और बैगर्स के लिए भी। 2 सब स्कीम भी इसकी है, एक है कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बैगिंग। कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन किस तरीके से किया जाएगा ट्रांसजेंडर का, तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो हैं वो पॉलिसीज़ बनाएंगी और पॉलिसीज़ को मॉनिटर और इवेलुएट भी करेंगे। एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी बनाई जाएगी अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होगा। कंपोजिट मेडिकल हेल्थ पैकेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरीज भी प्रोवाइडेड की जाएंगी सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए।
दूसरी स्कीम जो चर्चा में है इसमें है आपका सेक्रेड पोर्टल, इसको बोल सकते हैं सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल। ये जो है एक एम्प्लॉयमेंट मार्केट प्लेस है, इसमें जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर एक साथ आते हैं, जो कि सीनियर सिटीजन को इससे हेल्प मिलती है कि भाई काम कर सकते हैं, वो तो काम करना चाहते भी हैं, काम कर भी सकते हैं, तो काम यहाँ पर उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट है पीएम दक्ष, तो ये इसका नाम है प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि सरकार ने 2,71,000 पर्सन्स को अनाउंस किया कि उनको 5 साल आने वाले 5 सालों में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसको नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड पर्सन के तरीके से के अंडर इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें SC, OBC, EBC और DNTs इसमें कवर्ड होंगे। अब इसमें और क्या करा गया है, इसमें क्या किया गया है कि 4 तरीके के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। आप स्किलिंग या फिर रीस्किलिंग करी जाएगी, शॉर्ट टर्म की स्किलिंग कर देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग देंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं। ट्रेनिंग जो बिल्कुल फ्री दी जाएगी, 100% जो भी कॉस्ट है वो हमारी सरकार उठाएगी, उसका पैसा देगी, हमें पैसा नहीं देना है। और प्लेसमेंट भी मिलेगा, असेसमेंट होने के बाद में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। स्टिपेंड मिलेगा 1,000 से 1,500 तक का हर महीने ट्रेनिंग के लिए, जिनकी 80 से ज़्यादा अटेंडेंस रहेगी उनको। ठीक है, बेस कंपनसेशन मिलेगा 3,000 हर ट्रेनी को मिलेगा अगर उनकी अटेंडेंस 80% से ज़्यादा है तो। इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ की बात करें तो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम मॉस्पी भी बोलते हैं। इसकी जो स्कीम है MPLATS, ये है चर्चा में। MPLATS को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। ठीक है, और ये एड्रेस करती है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो उसमें इनइक्विटी होती है। कोई जगह तो ऐसी होती है कि जहाँ पर बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, बहुत डेवलपमेंट है। कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं, जहाँ पर पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा ना हो, हर जगह पर डेवलपमेंट इक्विटेबल वे में हो, इसके लिए है MPLATS। ठीक है, जो फंड है वो नॉन लैप्सेबल होते हैं। हर MP को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। ठीक है, हर साल एनुअल है ये, तो एनुअल है, नॉन लैप्सेबल है, MPs को मिलते हैं, 5 करोड़ मिलते हैं। ग्रांट्स इन एड की तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वर्क बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि जैसे ड्रिंकिंग वाटर की कहीं पर व्यवस्था करा दी, सैनिटेशन की व्यवस्था करा दी, इस तरीके के काम वो बता सकते हैं। कौन कौन से काम बता सकते हैं, तो जो MP हैं वो किसको बताएंगे, MP में कौन कौन है, मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं। जो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर ही काम बताएंगे, और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अपने स्टेट के अंदर ही बताएंगे काम की कैसा काम होगा, कहाँ काम होगा। स्पेशल प्रोविज़न है SC और ST के लिए कि जो एटलीस्ट 15% जो MPLAT का फंड है वो SC पॉपुलेशन के लिए खर्च करना है, और 7.5% ऐसे एरिया में जहाँ पर ST पॉपुलेशन रहती है। 7.5% जो है वो ST पॉपुलेशन के लिए खर्च करना है जो भी फंड होगा। कैलेमिटी ऑफ सीवियर नेचर की है, अगर किसी भी कंट्री के किसी पार्ट में हो जाती है तो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए जो है वो उस वहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की कौन सी स्कीम है जो चर्चा में है, इसकी स्कीम है PM मित्र पार्क। तो PM मित्र पार्क क्या है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, इतना हमें याद रखना है। पर्पस ये है कि हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, और ख़ुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बनाना चाहते हैं ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में। ठीक है, टेन्योर इसका 2027-28 तक है, और इसका 5F विजन है। फार्म से फाइबर बनाना है, फाइबर से फैक्ट्री जाएगी, फैक्ट्री से फैशन जाएगी, फैशन से फॉरेन जाएगी। ये जो है इसका 5F है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं और इनोवेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और ग्लोबल लेवल पर टेक्सटाइल के एरिया में खुद को लीडर बनाना चाहते हैं।
अब इसके फीचर्स की बात करें तो टेक्सटाइल वैल्यू चेन्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। फैसिलिटीज़ कौन कौन सी पार्क में होंगी, तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर लैंड अवेलेबल जो है प्रोवाइड किया जाएगा 1000+ एकड़ ऑफ लैंड में। फिर है लिवरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर को। पीपीपी मोड में हम प्राइवेट जो पार्क है ये बनाएंगे। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो हैं जिनको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ओन करेंगे वो हर पार्क को सेट करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट है 500 करोड़ पर पार्क मिलेगा। कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट जो है वो 300 करोड़ पर पार्क दिया जाएगा। दूसरी स्कीम्स कौन कौन सी हैं, तो समर्थ स्कीम है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर्स स्कीम। एम ये है कि स्किल गैप जो है टेक्सटाइल सेक्टर में उसको हम एड्रेस कर पाएँ और यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएँ। 10 लाख पर्सनस को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। मार्च 2024 तक का इसका टेन्योर है। ये डिमांड ड्राइवन है और प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किल प्रोग्राम है। स्ट्रेटजी क्या है, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, यहाँ पर ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग होगी ट्रेनर्स की। वेब बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की नई स्कीम आई है, नाम है स्वदेश दर्शन 2.0। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्पस है कि सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन को हमें डेवलप करना है अपनी कंट्री में। बेनिफिट क्या है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी स्टेट और यूटीज़ के लिए जिससे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से वो डेजिग्नेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को हम डेवलप करना चाहते हैं। टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है लोकल इकोनॉमी से बढ़ाना चाहते हैं, जॉब्स को बढ़ाना चाहते हैं, स्किल्स को और बढ़ाना चाहते हैं, लोकल कल्चर और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है 2015 में लॉन्च हुई थी। 76 प्रोजेक्ट्स जो हैं इस स्कीम के अंडर सैंक्शनड हुए हैं। प्रिंसिपल्स कौन कौन से फॉलो किए जाएंगे, तो बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड्स जो है मेजर टूरिज्म के लिए सेट किए जाएंगे। सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म रखना है, डेस्टिनेशन टूरिस्ट सेंट्रिक अप्रोच अपनानी है, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रखने हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म पर फोकस करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है टूरिज्म डेस्टिनेशन का, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रखना है सस्टेनेबल बेसिस पर और सिनर्जी रखना है जो दूसरी सरकार की स्कीम्स आएंगी उनके साथ में। मेजर थीम्स क्या हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइक टूरिज्म करेंगे, ठीक है, रूरल टूरिज्म, बीच टूरिज्म, क्रूजेस और ओशन इनलैंड टूरिज्म, फिर है कल्चरल हेरिटेज, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म। ये कुछ थीम्स हैं इसकी। स्टेट पर्सपेक्टिव प्लान क्या है कि हार्ड इंटरवेंशंस किए जाएंगे, सॉफ्ट इंटरवेंशंस। हार्ड में क्या, टूरिस्ट सर्विसेज, टूरिस्ट एक्टिविटीज़, हेल्थ, सेफ्टी, सैनिटेशन, साइट इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलेशन एंड ट्रैफिक। सॉफ्ट में टूरिज्म कोर प्रोडक्ट, मार्केटिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटलाइजेशन। अभी देखो टाइम कम है तो ये सारी चीज़ें नहीं पूछने वाले, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नई स्कीम आई है मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति एंड इंटीग्रेटेड वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये सेंट्रली सेक्टर्ड भी है, साथ ही साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी है। जो वीमन है उसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यूम बेसिस पर जो भी इश्यूज़ वो फेस करती है उसको एड्रेस यहाँ पर किया जाएगा। मॉनिटरिंग होगी हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमन, इसको ये मॉनिटर करेगा और टेन्योर है 2021 से 2026 तक का। ऑब्जेक्टिव है कि जो वीमन है उनको एम्पावर करना है, केयर बर्डन को रिड्यूस करना है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को हमें बढ़ाना है, जो केयर सपोर्ट असिस्टेंस है वीमन को जो वायलेंस से अफेक्ट होती हैं उनको प्रोवाइड करनी है, लोगों को अवेयर करना है सरकारी जो स्कीम्स आती हैं उनके बारे में। 2 सब स्कीम्स भी इसमें है, एक है संबल, दूसरा है सामर्थ्य। संबल में क्या है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमेन की वो देखी जाएगी, 100% फंडिंग सेंटर की होगी। सामर्थ्य में है वीमेन को एम्पावर करना है और फंडिंग जो है वो शेयर्ड होगी किसके साथ में, सेंटर और स्टेट्स के साथ में, ठीक है। तो संबल के अंडर क्या है, 1 स्टॉप सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, वीमेन हेल्पलाइन दी जाएगी जो कि 24 घंटे चलेगी, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसी के अंडर आता है, नारी अदालत भी लगाई जाएंगी। सामर्थ्य के अंडर क्या है, शक्ति सदन बनाया जाएगा, ठीक है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी, जो विडोज़ हो गई हैं उनको होम दिया जाएगा, सखी निवास वर्किंग वीमेन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, अकोमोडेशन के लिए ये। फिर अब पालना क्रीज फैसिलिटी, जिनके बच्चे 6 साल तक के हैं
उनको क्रीज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी जो वर्किंग वीमेन है उनको। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0, ठीक है, यहाँ पर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को सपोर्ट किया जाएगा, सेक्स रेशियो को इम्प्रूव किया जाएगा और रेगुलर मोड पर मॉनिटरिंग की जाएगी। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि वीमेन के लिए हम इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस करेंगे स्कीम्स और प्रोग्राम्स का, जेंडर बस्टिंग करेंगे जिसमें हम जो है जेंडर बेसिस पर डेवलपमेंट करेंगे, फंड को एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर बिहेवियरल और सोशल चेंज को हम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि गर्ल चाइल्ड जो है उसके प्रति जो हमारा बिहेव रहता है उसको हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें देती है। कैश बेनिफिट जो है इसमें डीबीटी के द्वारा नहीं दिया जाता, कोई प्रोविजन इसमें नहीं है, सारी डिस्ट्रिक्ट्स में को ये कवर करती है। सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है 2 पॉइंट से हर साल इसको इम्प्रूव करना है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है उसकी परसेंटेज बढ़ानी है। 1% इंक्रीज़ करना है एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन हर साल। 1% इंक्रीज़ करना है जो सेकेंडरी एजुकेशनल लेवल पर इनरोलमेंट होते हैं उसमें। जो ड्रॉप आउट रेट है गर्ल्स का वो उसको हमें रोकना है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट जो है उसमें भी अवेयरनेस हमें बढ़ानी है। नेक्स्ट है सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मल न्यूट्रिशन के जो चैलेंजेस हैं उसको ये एड्रेस करने के लिए स्कीम लेकर आए हैं। इवेल्युएशन थर्ड पार्टी करेगी जिसको नॉमिनेट करेगी हमारी जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है वो। टेन्योर है 2021 से 2026 तक का। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? मल न्यूट्रिशन को हमें क्या करना है, चेक करना है, उसको रोकना है और गुड ईटिंग हैबिट्स जो है न्यूट्रिशनल अवेयरनेस है उसको फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है। बैकग्राउंड की बात करें तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये 2013 में आया था। उससे पहले इस स्कीम को आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम भी बोलते थे। बेनिफिशरीज कौन है? तो चिल्ड्रन जिनकी एज 6 साल तक है, प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। एडोलसेंट गर्ल्स जिनकी उम्र 14 से 18 साल की है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उनको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर पोर्शन एंड एडोलसेंट गर्ल्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर 2 लाख का जो आंगनवाड़ीज़ हैं उनको यहाँ पर वो इसके कंपोनेंट उनको अपग्रेड किया जाएगा, सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। डाइट डाइवर्सिटी रहेगी, जो लोकल जो आपका फूड होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जगह पर जो लोकल फूड जहाँ पर जो मिल रहा है, जो ग्रो हो रहा है, वही फूड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और मिलेट्स भी दी जाएंगी। मिलेट्स कितने ज़रूरी हैं हमें पता ही है, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने हेल्दी हमारे लिए है। आयुष प्रैक्टिसेस जो है उनको भी यूज़ किया जाएगा। पोषण ट्रैकर जो है वो इस एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। मिशन बात्सल ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड क्रिएट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। हर चाइल्ड का चाइल्डहुड जो है वो हैप्पी रहे ऐसा ये इंश्योर करती है। फंडिंग जो है यहाँ पर वो हमारे वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी के अंडर अप्रूव होती है। ऑब्जेक्टिव है कि हर चिल्ड्रन का राइट है सर्वाइव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोटेक्ट उसको कर सकें हम और पार्टिसिपेशन का उसका ये राइट है। प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप को हम एनकरेज कर रहे हैं जिससे कि चिल्ड्रन को सपोर्ट मिले। पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ जो है उनको एंगेज कर रहे हैं जिससे कि बेस्ट इंटरेस्ट जो है चिल्ड्रन का उसको इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग भी कुछ स्कीम्स लेकर आया है, क्या क्या है चलो जानते हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, तो ये जो मॉडल है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उसी के बेसिस पर है। इसमें क्या है, एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है, इंश्योर करना है। 500 ब्लॉक्स जो है कंट्री के उसमें ये कवर होगा। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। यहाँ पर क्या है, क्विकली और इफेक्टिवली हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जो मोस्ट अंडरडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है कंट्री के उनको। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर होंगी जिसको हमने चूज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, पुअर हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। फोकस किया जाएगा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करें, जो पॉवर्टी है, पुअर हेल्थ है, एजुकेशन है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। 49 इंडिकेटर्स से इसको ट्रैकिंग भी होगी। 3 कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं कि कंपटीशन, कन्वर्जेंस एंड कोलैबोरेशन।
इसी के साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो हमने कवर कर ली, पर मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है। बात ये करनी है कि अभी भाई रिवीजन चल रहा है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा रिवीजन आप सब कर रहे हैं, मुझे पता है, राइट, क्योंकि प्रीलिम्स आ गए हैं तो रिवीजन करना ही करना है, रिवीजन कर रहे हैं आप। बट कैसा हो कि अगर मैं अपने स्टाइल में आपको शंकर आईएएस जो है, जिसमें शंकर आईएएस की जो इन्वायरमेंट की बुक रहती है जो कि बहुत क्रूशियल हर कोई पढ़ता है, उसको भी कवर करवा दूं, है ना। अगर उसको मैं अपने स्टाइल में आपको कवर करा दूं तो मज़ा ही आ जाएगा ना। तो ऐसा हो चुका है, वो जो बुक है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक जो है, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और उसको इस तरीके से मैंने उसमें इस तरीके से कवर किया है ना शंकर आईएएस को, जो बुक है इन्वायरमेंट की, अगर आप उसको कर लेंगे, एक बार भी सारी वीडियोस देख लेंगे, तो गारंटी है कि आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरीके से पढ़ा है हमने कि उसमें आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। यू नो दैट एग्जाम्पल्स, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ में जो हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट होते हुए एग्जाम्पल्स हैं, उनका भी यूज़ किया गया है। तो अगर अभी तक इन्वायरमेंट को रिवाइज़ नहीं किया और टेंशन हो रही है कि यार रिवाइज़ कर ले इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, शंकर आईएएस की बुक भी करनी है, वो तो बहुत अच्छी बुक है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है, अगर कॉन्फिडेंस इतना नहीं आया इन्वायरमेंट में, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल अगर अभी की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम समझ में आ गई ना, 3 पार्ट में हमने कवर की, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था सब कुछ हमने कवर किया, जो हमें लगता है कि हाँ भाई इससे क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ कवर किया। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है ये बताओ, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, राइट। अब तो ऐसा लग रहा है ना कि गवर्नमेंट स्कीम्स की कोई भी स्कीम आ जाए भैया कर देंगे, क्वेश्चन तो अब लग कर ही आएगा, वो भी बिल्कुल अच्छा वाला, बिल्कुल सही आंसर करके आएंगे हम। अगर ऐसा लेवल आ गया ना, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपको क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ। अब आप बोलेंगे कि मैम अब कौन सी वीडियो आएगी, तो वो सरप्राइज़ है, वीडियो तो आएंगी, वीडियो तो बंद होंगी नहीं, हमारा जो जर्नी है वो तो स्टार्ट हुई है, अभी ख़त्म थोड़े हुई है, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।